नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि पोंडुरु खादी को जीआई टैग मिला है और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इतिहास से भी जुड़ा है। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आज का जो हमारा टॉपिक है ये आपके जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर और साथ ही साथ ये जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से भी जुड़ा है। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले समझेंगे कि हालिया घटनाक्रम क्या है। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि इस खादी को जीआई टैग मिला है। अब केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा एक आदेश जारी किया गया जिसके बाद इस खादी को जीआई टैग मिला है। और इसी के साथ महात्मा गांधी के द्वारा लगभग 100 साल पहले ये जो खादी है इसकी गुणवत्ता की सराहना की गई थी, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है। अब केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू के द्वारा इसकी अपील की गई और उसके बाद इसे जीआई टैग मिला। अब आगे बढ़ेंगे और अब इस खादी के बारे में जान लेंगे। तो सबसे पहले तो यही जानेंगे कि ये किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आंध्र प्रदेश की श्रीकाकुलम जिले के पोंडुरु गांव से ये संबंधित है। और ये जो खादी है वो एक पारंपरिक हस्तनिर्मित सूती कपड़ा है, यानी कि ये पूरी तरीके से हाथों से बनाया जाता है, इसमें मशीन का प्रयोग नहीं किया जाता है। और इसका जो स्थानीय नाम है वो पटनुलु है, यानी कि इसे लोग पटनुलु के नाम से भी जानते हैं। अब इसकी विशेषता की बात करें तो ये जो खादी है ये अपनी महीन बनावट के लिए जाना जाता है, साथ ही साथ ये काफी टिकाऊ होता है और इसमें किसी भी तरीके की केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। और इसी के साथ श्रीकाकुलम जिले से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट यानी कि ओडीओपी योजना के तहत भी इसका नामांकन किया गया है। आपको बता दें कि जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट होता है इसके तहत किसी भी विशेष जिले के विशेष उत्पाद को प्रोत्साहन दिया जाता है। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी समझेंगे। तो अब हम बात करेंगे कच्चा माल के बारे में, यानी कि जो खादी वस्त्र है ये बनाई कैसे जाती है। तो इसमें अक्सर 3 तरीके के कपास का प्रयोग किया जाता है, जिसमें शामिल है आपका पुनासा कपास, पहाड़ी कपास और लाल कपास। और इसमें भी मुख्य रूप से पहाड़ी कपास का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। अब कपास की खेती की बात करें तो ये जो कपास है वो श्रीकाकुलम जिले में मुख्य रूप से उगाया जाता है, साथ ही साथ विजयनगर में भी इसकी खेती की जाती है। और आपको बता दें ये प्राकृतिक रूप से कीट प्रतिरोधी है और इसमें इसकी जब खेती होती है कपास की तो इसमें किसी भी तरह की केमिकल का उपयोग नहीं किया जाता है। अब इसकी जो एक और महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये है कि इसकी सफाई जो है वो बहुत ही अलग तरीके से की जाती है। कैसे की जाती है हम वो देख लेते हैं। तो इसकी सफाई करने के लिए वालुगा अट्टू मछली का प्रयोग किया जाता है जो कि गोदावरी नदी में पाई जाती है। अब होता क्या है कि वालुगा अट्टू मछली के जबड़े की हड्डी का उपयोग किया जाता है और उसके बाद इस कपास की सफाई की जाती है। और ये जो विधि है इसकी सफाई की वो काफी डिफरेंट है, सिर्फ यहीं पर की जाती है, इस लिहाज से भी ये काफी अनोखी है। अब इसके आगे बढ़ेंगे और इसकी कताई के बारे में जानेंगे। तो पोंडुरु कताई करने वाले 24 तीलियों वाले एकल ध्रुवीय चरखे का प्रयोग किया जाता है। इसमें आप सभी को पता है कि गांधी जी चरखा चलाते थे और ये जो खादी है ये भी इसमें भी गांधी चरखे का उपयोग किया जाता है और उसके द्वारा इसकी कताई की जाती है और इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ केले के तने की कोर के द्वारा कपास को चरखे से कताई की जाती है और यही कारण है कि ये जो धागे होते हैं वो काफी मजबूत होते हैं, काफी महीन होते हैं। और इसी के साथ अब हम धागे की गुणवत्ता की भी बात करेंगे। तो जो तैयार होता है वस्त्र यानी कि जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसमें धागे की गिनती अधिक होती है, यानी कि लगभग 100 से 120 गिनती होती है और यही वजह है कि ये काफी महीन होता है। और इसकी बुनाई की बात करें तो ये पारंपरिक हथकरघों पर निर्भर होता है, इसके द्वारा इसकी बुनाई की जाती है। वर्तमान स्थिति की भी बात कर लेते हैं। तो वर्तमान में 600 सूत काटने वाले और 100 बुनकर कार्यरत हैं इस चीज के लिए। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और हमने आपको बताया था कि महात्मा गांधी जी ने ये जो खादी है इसकी सराहना की थी। तो एक बार गांधी जी से इस खादी वस्त्र का क्या संबंध है इसे भी हम समझ लेते हैं। तो 1921 में महात्मा गांधी के द्वारा इसकी गुणवत्ता की सराहना की गई थी और इसी के साथ महात्मा गांधी जी की साप्ताहिक पत्रिका थी यंग इंडिका। इस पत्रिका में भी गांधी जी ने इस खादी के ऊपर एक आर्टिकल लिखा था, एक लेख लिखा था। और इसी के साथ स्वदेशी आंदोलन जब हुआ था तो उस टाइम पर गांधीवादी आदर्शों और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनाया गया था इसी खादी को। और इसी के साथ 1949 में संगठित क्षेत्र में इसका प्रवेश हुआ और खादी संस्थान भवन की नींव रखी गई थी 13 अक्टूबर 1955 को। हालांकि जब उस टाइम इतिहास में भी इसका वैश्विक तौर पर निर्यात किया जाता था तो संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, डेनमार्क और स्वीडन जैसे देशों में इसका भारी मात्रा में निर्यात किया जाता था। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि ये जो खादी है उसे जो जीआई टैग मिला है इससे लाभ क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा।
तो कानूनी, सबसे पहला तो यही है कि इसे कानूनी सुरक्षा मिलेगी, यानी कि उत्पाद को कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। अब ऐसा क्या होगा कि उस क्षेत्र के लोग ही इसका उत्पादन कर पाएंगे, इसका जो किसी भी प्रोडक्ट की जो डुप्लीकेसी होती है वो यहाँ पर उसको रोका जा सकेगा। अब जब ये जो प्रोडक्ट है, ये जो खादी है, ये काफ़ी, इसकी गुणवत्ता काफ़ी अच्छी है, तो ये अपनी विशिष्टता के लिए भी जाना जाता है, तो इसी कारण इसकी उत्पाद की मांग बढ़ेगी और इसकी जो है वो इकोनॉमी पे भी इफेक्ट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसमें पारंपरिक ज्ञान, शिल्प कौशल और विरासत को संरक्षित करने में भी ये मदद करता है। इकोनॉमी की अब हम बात कर लेते हैं, यानी आर्थिक विकास की बात कर लेते हैं। तो जब इस प्रोडक्ट को बढ़ावा मिलेगा तो जो स्थानीय कारीगर है, जो किसान हैं, उनके लिए आय उत्पन्न होगा। साथ ही साथ ये क्षेत्रीय उत्पादों के लिए वैश्विक दृश्यता और निर्यात को भी बढ़ावा देगा और इसके अलावा उपभोक्ताओं को प्रामाणिक क्षेत्रीय उत्पादों की पहचान करने में मदद करता है और गुणवत्ता उनकी सुनिश्चित करता है, जिस भी प्रोडक्ट को, जिस भी उत्पाद को जीआई टैग मिलता है। तो इतना समझने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग के बारे में। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे परिभाषा को। तो बौद्धिक संपदा अधिकार यानी आईपीआर का ही एक रूप है क्या, जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेतक। पहचान की बात कर लेते हैं तो ये किसी भी विशेष क्षेत्र की किसी भी विशेष उत्पाद के लिए दिया जाता है और उत्पादों की गुणवत्ता, प्रतिष्ठा या अन्य विशेषताएं अनिवार्य रूप से उस मूल से जुड़ी होनी चाहिए। यानी कि कोई भी उत्पाद है जिसको जीआई टैग मिलता है तो वो अपने क्षेत्र की विशेषता को उसमें समाहित किया होना चाहिए। साथ ही साथ कृषिगत, प्राकृतिक या विनिर्मित वस्तुएं जिसमें कि हस्तशिल्प, औद्योगिक वस्तुएं, खाद्य पदार्थ शामिल है, इन्हें जीआई टैग दिया जाता है। और इसी के साथ जो आपको याद रखनी है बात वो ये है कि भारत में भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के द्वारा नियंत्रित किया जाता है और आपको बता दें कि इसे 2003 में लागू किया गया था। और जारीकर्ता की बात करें तो चेन्नई में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन आता है, इसके द्वारा इसे जारी किया जाता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो पंजीकृत जीआई टैग है वो 10 वर्षों के लिए वैध होता है। और पहला जीआई टैग है आपका दार्जिलिंग चाय। तो ये जो 2 पॉइंट है ये एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है, इसमें भी विशेषकर कि पंजीकृत जीआई टैग जो है वो कितने वर्षों के लिए वैध होता है। तो ये था हमारा आज का पूरा डिस्कशन का टॉपिक। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। तो प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, पोंडुरु खादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला जो कथन है वो, पोंडुरु खादी अपनी महीन बनावट के लिए जानी जाती है, आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले से संबंधित है। दूसरा कथन है, महात्मा गांधी ने 20वीं सदी की शुरुआत में अपनी पत्रिका यंग इंडिया में पोंडुरु खादी की प्रशंसा की थी। और तीसरा है, इसका उत्पादन केवल मशीनों का उपयोग करके किया जाता है, जो इसे भारत में निर्मित अन्य खादी उत्पादों से अलग करता है। आपको बताना है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है। आपके ऑप्शंस है ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3 या डी 1, 2 और 3। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।